आज हम बात कर रहे हैं भारत की, एक ऐसे देश की जो एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है, जहां वो अपना भविष्य फिर से लिख रहा है। ये कहानी है एक देश में हो रहे तेज बदलावों की, जिसका असर न सिर्फ देश के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के मंच पर दिखाई दे रहा है। तो सवाल ये उठता है कि 1.4 अरब लोगों का यह देश आखिर अपना भविष्य लिख कैसे रहा है। चलिए इसी सवाल के साथ आज की पड़ताल शुरू करते हैं। अब देखिए, दुनिया में अपनी जगह बनाने से पहले भारत सबसे पहले अपने घर के अंदर देख रहा है। अपने ही बनाए नियमों को, अपनी ही व्यवस्था की नींव को दोबारा से परख रहा है। तो इसको समझने के लिए संविधान के एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत को देखना होगा। यह है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी या सामूहिक जिम्मेदारी। इसका जिक्र आर्टिकल 75(3) में है। अब आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद अपने हर काम के लिए एक साथ लोकसभा के प्रति जवाबदेह हैं। अब इसी जवाबदेही से जुड़ा एक बड़ा बदलाव सामने आ सकता है। एक नया नियम है जिस पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी विचार कर रही है, और वो ये है कि अगर किसी सरकार के कार्यकाल का सिर्फ 1 साल बचा हो तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया जा सकेगा। सोचिए, ये शक्ति के संतुलन को कितना बदल सकता है। और हाँ, ये बदलाव सिर्फ संसद के गलियारों तक ही सीमित नहीं है। जमीन से हजारों फीट ऊपर आसमान में भी नियम बदल रहे हैं। डीजीसीए यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एक नया प्रस्ताव रखा है। अब तक क्या होता था कि अगर कोई पैसेंजर हंगामा करता था तो एक पूरी जांच होती थी, लेकिन अब एयरलाइंस को सीधे सीधे 30 दिनों तक का बैन लगाने का अधिकार दिया जा सकता है। मतलब एक्शन तुरंत होगा। तो एक तरफ तो भारत अपने अंदरूनी नियम बदल रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसे दुनिया के मंच पर भी बहुत कुछ संभालना है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप एक बहुत ही मुश्किल शतरंज की बिसात पर खेल रहे हो, जहां हर चाल सोच समझकर चलनी पड़ती है। इसका एक बढ़िया उदाहरण है अमेरिका और भारत के बीच चल रही टैरिफ की कहानी। अभी देखिए, भारत के सामान पर कुल मिलाकर 50% तक का टैरिफ लगता है, लेकिन अब इसमें बदलाव आ रहा है। 6 फरवरी 2026 से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत 25% का जो एक पीनल टैरिफ है वो हट जाएगा। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उम्मीद ये भी है कि जो बचा हुआ 25% टैरिफ है वो भी घटकर सिर्फ 18% रह जाएगा। तो आप देख रहे हैं कैसे धीरे धीरे तनाव कम किया जा रहा है। और अब एक और बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट देखिए, जो सीमा पर हुई झड़प के ठीक 2 साल बाद आया है। भारत ने चीन से आने वाले बिजली के उपकरणों पर जो आयात पर रोक लगाई थी, अब उसमें ढील देना शुरू कर दिया है। ये 2020 की गलवान घाटी की झड़प के बाद रिश्तों में नरमी लाने का एक बहुत बड़ा आर्थिक संकेत है। तो अब जरा भविष्य की तरफ नजर डालते हैं। और जब हम भविष्य की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का जिक्र तो होना ही है। एआई अब भारत के विकास और दुनिया में उसकी पहचान के लिए एक बहुत बड़ा मैदान बनता जा रहा है। और इस सब का सेंटर स्टेज बना है नई दिल्ली में हो रहा 2026 का एआई इम्पैक्ट समिट। ये एक ऐसा इवेंट है जहां कुछ ऐसी बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं जो आने वाले वक्त में देश की दिशा तय कर सकती हैं। 105 अरब, जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। ये ताकत है विक्रम की। विक्रम भारत का अपना सर्वम एआई का बनाया हुआ एक बड़ा भाषा मॉडल है, यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये जो पैरामीटर्स होते हैं ना, ये असल में मॉडल की सीखने की और समझने की क्षमता को दिखाते हैं। और सबसे मजेदार बात क्या है कि ये ओपन सोर्स है और इसे खास तौर पर भारतीय भाषाओं के लिए ही डिजाइन किया गया है। इस समिट में और भी बहुत कुछ हो रहा है। एक तरफ तो विक्रम जैसा घरेलू इनोवेशन सामने आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एनवीडिया और ओपनएआई जैसी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की टेक फर्म्स के साथ मिलकर काम कर रही हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए गूगल भारत और अमेरिका के बीच एक डायरेक्ट अंडर सी केबल बिछाने की योजना बना रहा है। मतलब हर तरफ से एक्शन हो रहा है। लेकिन भविष्य की इन ऊंची ऊंची बातों के बीच हमें जमीनी हकीकत को भी नहीं भूलना चाहिए। हर तरक्की की एक कीमत होती है, और अक्सर ये कीमत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक मुश्किल समझौते के रूप में चुकानी पड़ती है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 9 लाख। ये उन पेड़ों की अनुमानित संख्या है जिन्हें ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट के लिए काटा जाना है। हाँ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल गई है, लेकिन इसकी जो पर्यावरणीय कीमत है वो बहुत बहुत बड़ी है। और देखिए, ये सिर्फ पेड़ पौधों या पर्यावरण का ही सवाल नहीं है, इंसानों की जिंदगियों पर भी इसका असर पड़ता है। उड़ीसा का ये चार्ट देखिए। यहाँ वन अधिकार अधिनियम के तहत 7.69 लाख दावे दायर किए गए।
लेकिन इनमें से करीब 1.5 लाख दावे आज भी अटके पड़े हैं क्योंकि राज्य ने इनसे जुड़े प्रशासनिक सेल ही बंद कर दिए। ये कहानी उन लोगों की है जो विकास की दौड़ में कहीं पीछे छूट गए हैं, जिनके अधिकारों का सवाल अनसुना रह गया है। तो इन सब बातों के बाद अब आखिर में ये सवाल उठता है कि दुनिया के नक्शे पर भारत खुद को कहां देखता है। एक अकेला फैसला हमें यह बताता है कि कैसे देश की अंदरूनी प्राथमिकताएं, बाहर के दबाव और ये मुश्किल समझौते मिलकर भारत की विदेश नीति को शक्ल देते हैं। 85 ये उन देशों की संख्या है जिन्होंने वेस्ट बैंक के मुद्दे पर एक जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन किया, लेकिन भारत ने नहीं किया। और ये बात और भी ज्यादा अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि इस स्टेटमेंट पर रूस और चीन जैसे देशों ने भी दस्तखत किए थे। तो ये दिखाता है कि भारत अब अपनी एक स्वतंत्र कूटनीतिक राह पर चल रहा है। तो आखिर में हम इसी सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं कि लगातार बदलते गठबंधनों और दबावों की इस दुनिया में अपना रास्ता खुद चुनने का असल में मतलब क्या होता है। ये वो सवाल है जो न सिर्फ भारत के भविष्य की दिशा तय करेगा, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा।